हेलो डीएलएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आरटीई 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आपका चल रहा था एजुकेशन इन कंटेम्पररी इंडिया सब्जेक्ट में। और इसमें जो है पिछली क्लास में हमने आपको इस एक्ट की जो विशेषताएं हैं, इसके जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसके बारे में चर्चा चल रही थी। तो आज हम जहाँ तक पिछली क्लास में पढ़ा दिया था उसी के आगे से जो कुछ पॉइंट्स बाकी थे उसी पर डिस्कशन करते हैं, जो उनकी विशेषताओं के कुछ पॉइंट्स चल रहे थे। तो इसमें आता है कि शिक्षकों के कर्तव्य के लिए इन्होंने बताया कि शिक्षक जो है टीचर्स अपने विद्यालय में नियमित और समयबद्ध तरीके से उपस्थित रहेंगे और अपने पाठ्यक्रम जो है, जो सिलेबस उनका कंप्लीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको समय पर पूरा करेंगे। और जो उनके विद्यालय में जो शिक्षार्थी जो अध्ययनरत हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें जो शिक्षार्थियों की अधिगम योग्यता है, उनकी जो सीखने की योग्यता है, उसका पता लगाना, ये जिम्मेदारी भी शिक्षकों को निभानी पड़ेगी। ये शिक्षकों की ये जिम्मेदारी होगी। इसके बाद है छात्र शिक्षक अनुपात। तो इसमें बताया गया कि ये अधिनियम लागू होने के 6 महीने बाद राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारी जो है वो शिक्षक और छात्र का अनुपात क्या होगा, इस चीज़ को निर्धारित करेंगे। इसके बाद शिक्षकों की रिक्तियों को भरा जाना। तो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्य सरकार की और स्थानीय अधिकारियों की होगी। और जो विद्यालय में कुल पद स्वीकृत हैं उसमें कितने पद जो है वो रिक्त हैं, इस आधार पर उन पदों को भरा जाएगा, उनमें वैकेंसी जो है वो फिल करी जाएगी। और किसी भी विद्यालय में जो स्वीकृत पद हो वो 10% से रिक्तियों की संख्या वो अधिक ना हो। अगला पॉइंट है गैर शैक्षणिक कार्य। तो जो शिक्षक विद्यालय में गैर शैक्षणिक यानी शिक्षा से हट करके कुछ अलग जो कार्य करते हैं, उसमें कौन कौन से कार्य सम्मिलित होंगे। शिक्षकों से जनगणना, प्राकृतिक आपदाओं, जनप्रतिनिधियों के चुनाव को छोड़कर इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य गैर शैक्षणिक कार्य नहीं कराया जाएगा। यानी कि शिक्षकों से ये चीज़ें जो यहाँ पर दी हुई हैं वो उनसे कराई जा सकती है। जैसे जनगणना कराई जाएगी, प्राकृतिक आपदाओं और जनप्रतिनिधियों के चुनाव, इस कार्य में भी उनका शिक्षकों का सहयोग लिया जाएगा। ट्यूशनों और प्राइवेट शिक्षण कार्य का निषेध। शिक्षक जो है वो किसी भी प्रकार से जो ट्यूशन या प्राइवेट शिक्षण कार्य नहीं कर सकेंगे। जो सरकारी टीचर्स हैं वो अपना व्यक्तिगत रूप से जो प्राइवेट ट्यूशन होता है या अन्य शैक्षणिक कार्य होता है उसको नहीं करेंगे। इसके बाद है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कुछ कमियां या उनकी आलोचनात्मक तथ्यों के आधार पर कुछ बिंदु हैं। इसमें सबसे पहले जैसे दिया हुआ है कि यहाँ पर बताया गया है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बजाय यहाँ पर अगर ज़्यादा बेहतर होता है कि कॉमन स्कूल बिल लाने का प्रावधान किया जाता है या कॉमन स्कूल बिल को प्रस्तुत किया जाता, ताकि पूरे देश में एक जैसा पाठ्यक्रम पढ़ाया जा सके। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने एक आलोचनात्मक बिंदु के आधार पर यहाँ पर ये कहने का प्रयास किया है कि जो कमज़ोर वर्ग के लिए जो 25% सीटों का जो आरक्षण की व्यवस्था इन्होंने की है कि 25% सीटें जो हैं वो कमज़ोर वर्ग के छात्रों के लिए रिक्त रहेंगी। तो कहीं ना कहीं ये अभी तक इसको पूरा नहीं किया जा सका है। अगला है कि जो इस कार्य के लिए जो बजट होना चाहिए उसका भी स्पष्ट रूप से इसमें प्रावधान नहीं किया गया, इसका जिक्र नहीं किया गया है।
अगला पॉइंट है, विधेयक में 6 साल तक के 17 करोड़ बच्चों की कोई बात नहीं कही गई है। संविधान में 6 साल तक के बच्चों को संतुलित आहार, स्वास्थ्य और पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जो अधिकार दिया गया है वह इस विधेयक के जरिए छीन लिया गया या यहाँ पर ही स्पष्ट नहीं किया गया। यानी कि जो 6 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए तो प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है 6 से 14 वर्ष की, वो तो यहाँ पर उसके बारे में बताया गया, लेकिन जो 6 साल से पूर्व के जो बच्चे हैं, जो पूर्व प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा उनके लिए है, उसके बारे में यहाँ पर कोई भी वर्णन नहीं किया गया, कोई भी चीज़ें यहाँ पर प्रस्तुत नहीं की गई हैं। इसके बाद इस कानून का क्रियान्वयन कैसे होगा यह स्पष्ट नहीं है। जो इसमें बातें बताई गई हैं उसको क्रियान्वयन उसका कैसे किया जाएगा, वो कहीं ना कहीं उसमें बहुत स्पष्टता नहीं है। ऐसा जो है वो आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखने वाले इस बिंदु को भी यहाँ पर रखते हैं। इस अधिनियम के क्रियान्वयन में जो प्रशिक्षित जो शिक्षक हैं उनकी कमी एक महत्वपूर्ण जो है वो बाधा है या प्रमुख बाधा है। तो कहीं ना कहीं ये भी इसका एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण से ये बिंदु आता है। अगला पॉइंट है, निम्न आय समूह वाले माता पिता परिवार की आय बढ़ाने के लिए अपने बच्चों को काम करने के लिए भेजते हैं। कम उम्र में विवाह होना और जीविका के लिए लोगों का प्रयास करना भी ऐसे मुद्दे हैं जिनका हल करना इस अधिनियम के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है। तो कुछ व्यक्तिगत स्थितियां भी लोगों के जीवन में होती हैं जिस वजह से लोग अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु की जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है उसको अपने बच्चों को प्रोवाइड कराने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, और कहीं ना कहीं जो आर्थिक स्थिति है वो इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। तो इस विधेयक में, इस अधिनियम में इस चीज़ को स्पष्ट नहीं किया गया है कि इन समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जाएगा। तो छात्रों, ये टॉपिक जो है आज यहाँ पर समाप्त होता है और अगली क्लास में हम किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।